हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक चल रहा था दैट इज प्रोबेबिलिटी, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले जो है हम हमेशा की तरह एक थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, पुश योरसेल्फ बिकॉज नोबडी कैन डू इट फ्रॉम फॉर यू। ठीक है, पुश योरसेल्फ बिकॉज नोबडी कैन डू इट फॉर यू। अपने आप को आपको ना खुद पुश करना पड़ेगा, आपको कोई दूसरा आके अच्छी चीज के लिए, फॉर सक्सेस के लिए पुश नहीं करेगा। सेल्फ मोटिवेशन जिसको हम बोलते हैं, सेल्फ मोटिवेट आपको खुद से अपने आप को खुद को करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई, देखो घर वाले तो बोलेंगे, इनका तो फर्ज है बोलने का, बट बहुत कम आजकल ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। बहुत कम हमारे आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो आपको पुश करे कोई अच्छा चीज करने के लिए। हाँ, गलत चीज करना हो, बंक मारना हो, हाँ चल यार चलते हैं, तभी ये कोई नहीं बोलेगा चल क्लास में पढ़ ले। अपने आप सेल्फ मोटिवेशन, आप अपना फ्यूचर देखो, ठीक है, अपने घर की सिचुएशंस देखो, अपने आगे आपको बढ़ना है, आगे बढ़ो। आगे आप अपने आप को आने 5-10 साल में यानी 3-4 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, उस चीज के बारे में सोचो। तो इससे क्या होगा, सेल्फ मोटिवेशन आपको अंदर मिलेगा। थोड़ा सा बस कष्ट है, थोड़ा अपना जो बाहर का टाइम है उसको कट करके अपने अपने आप में टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा आप कंफर्टेबल जोन से आपको बाहर होना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फिलहाल तो अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जैसे कि आपने देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कल हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। कल हमने प्रोबेबिलिटी की सिंपल चीजें देखी, प्रोबेबिलिटी होती क्या है इसके बारे में जाना, ठीक है। वही हमारा पुराना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सैंपल स्पेस मतलब आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सैंपल स्पेस। फिर इवेंट के बारे में बताया, इवेंट क्या होता है, एक सबसेट होता है। इवेंट क्या होता है, सबसेट हमारा होता है, उसके बारे में हमने जाना। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के फॉर्मूले के बारे में हमने जाना। फिर इसके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं उसके बारे में जाना। जिन दो इवेंट जिनके बीच में कोई भी चीज कॉमन आपको नहीं मिलेगी वो आपके क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। देन आपके एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं। ऐसा जो आपका एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, एक दो और दो से ज्यादा इवेंट जो सैंपल स्पेस बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा इवेंट मिलकर सैंपल स्पेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। ये सब इसलिए आपको बताया गया क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपके एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो ये सब चीजें जिसको अगर अच्छे से नॉलेज होगा इन चीजों का, वो इजिली कर पाएगा। अब 12th के बिल्कुल प्योर टॉपिक पे चलते हैं, जो 12th का प्योर अपना टॉपिक है जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अब समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, देखो, इफ E and F are two events associated with the same sample space यानी कि सेम कोई आपका क्या है, सैंपल स्पेस है, associated with same sample space of a random experiment, the conditional probability of the event given that F has occurred, ठीक है, given that F has occurred, यानी कि सिंपल सी भाषा समझाऊं, सिंपल सी इसकी बात समझाओ, दो प्रोबेबिलिटी है, दो ई एंड एफ, दो इवेंट आपके हो रहे हैं, ठीक है। तो एक इवेंट के होने की दूसरे इवेंट पे क्या असर पड़ेगा, ये आपको एक तरह से यहाँ पे समझना है, ठीक है। ये आपको इस तरह से यहाँ पे आपको समझना है, राइट। अब इसका एग्जाम्पल आप ये ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल आप ये ले लेते हैं कि यार हमारा ना हिल स्टेशन जाने का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ये। हिल स्टेशन जाने का मन था, ठीक है, हिल स्टेशन जाने का मन था। तो यार हिल स्टेशन कहाँ जाए, शिमला जाए कि कश्मीर जाए, शिमला जाए कि कश्मीर जाए, यार जाना तो है, कहीं जाते हैं। और हम ऐसी जगह जहाँ पे डिस्टेंस दोनों बराबर है, उसका हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जाना है। अब कुछ टाइम बाद, अब यार प्रोबेबिलिटी शिमला और कश्मीर जाने की बराबर है, कहीं भी जा सकते हैं, अभी सेम है। अब हमने देखा कि कश्मीर में बर्फबारी हो जाती है, कश्मीर में बर्फबारी हो जाती है, स्नोफॉल हो जाता है, स्नोफॉल हो जाती है कश्मीर में। तो अब प्रोबेबिलिटी आपकी थोड़ी ज्यादा हो गई कश्मीर की तरफ घूमने की, यार चलो यार वहां स्नोफॉल हो गया, स्नोफॉल देखते हैं, बर्फबारी पड़ गई। तो अब क्या पड़ा, शिमला की प्रोबेबिलिटी में क्या असर पड़ेगा, शिमला की प्रोबेबिलिटी पे यह असर पड़ेगा कि शिमला जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो पहले की प्रोबेबिलिटी, पहले की यहाँ पे स्नो पड़ने की इवेंट से क्या हुआ, शिमला में जाने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई। थोड़ा बहुत आप इसको इस तरह से अंदाजे से समझ लो, ठीक है। वैसे भी इसको और अच्छे से हम इस पे डीप चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे, अब देखो क्या बोला इसने,
उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इसने बोला उस पर बात कर लेते हैं। A and F are two events associated with same sample space। सैंपल स्पेस है मेरे पास, ठीक है, सैंपल स्पेस है मेरे पास। अब इस सैंपल स्पेस के दो इवेंट हैं, एक E एक F। अभी जब इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो F जो है ये क्या बोल रहा है, जो F इवेंट है और E इवेंट, ठीक है। तो यहां इस पे बड़ा ध्यान देंगे, इस लाइन पे ध्यान देंगे। गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड, हैज अकर्ड, अकर्ड या फिर ऑलरेडी अकर्ड लिख दो। F पहले ही हो चुका है, ठीक है। E and F are two events associated with the same sample space of a random experiment. The conditional probability of the event E given that F has already occurred, यानी कि F जो है ना हमारा सर ये ऑलरेडी अकर्ड है। F क्या है, ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। ऑलरेडी हमारा ये हो चुका है, ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब E की, ठीक है, E इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो F जो है, F जो इवेंट है सर वो हमारा क्या है, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो F ये हो गया। अब तो E इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, या फिर आप लिख दो E इवेंट। समझ नहीं तो नोट ही तो बनाने हैं, नोट्स बनाने। E इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, E इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। F हो चुका है, E इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यही तो पूछा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये सैंपल स्पेस, इसमें एक सैंपल स्पेस के है। अभी थोड़ा इसको और अच्छे से आगे जानेंगे। इसको लिखने का तरीका कैसे है, इसको लिखने का तरीका होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी E ओवर F, ठीक है। F क्या होता है आपको भी बताया मैंने, F कौन, नीचे कौन आएगा, जो ऑलरेडी हो चुका होता है, ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। F क्या है, ऑलरेडी अकर्ड है। E इवेंट क्या है सर, E इवेंट, E का इस पे क्या असर हमें देखने को मिलेगा, E हमें फाइंड करना होता है, E हमें क्या करना होता है, E हमें फाइंड करना होता है। और F ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, F पहले हो चुका है, उसका E पे क्या असर पड़ेगा। देखो जब भी क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। पहले आप ये थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बार ध्यान में डाल दो, आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलिए पहले इसको कॉपी कर ले, ठीक है, लिख दिया इतना। चलो इसका फॉर्मूला भी लिखी दो यार, है ना, फॉर्मूला भी लिखी दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर F होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, प्रोबेबिलिटी ऑफ F की लोगे, ठीक है, और किसी की नहीं, प्रोबेबिलिटी हम F की ही लेंगे। ये क्या था आपका, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आपकी 0 के बराबर नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और रखना, एक चीज हिंट के तौर पे याद रखना, जो ये है ना गिवन दैट F हैज ऑलरेडी अकर्ड, गिवन दैट या जो गिवन दिया होगा, गिवन दैट या गिवन लिखा होगा, इसके बाद गिवन दैट या गिवन के बाद जो लिखा होगा ना वो F होगा, वो F इवेंट होगा। ये ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो थोड़ा क्वेश्चन को आपको इजी कर लेगा समझने के लिए। मैंने क्या बोला, गिवन दैट के बाद जो भी लिखा होगा, गिवन दैट के बाद जो भी होगा, गिवन के बाद वो क्या होगा, आपका F इवेंट होगा, ठीक है। ये थोड़ा आप इस तरीके से समझ लिख दिया, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम सिंपल समझ गए सर, जब एक इवेंट हो जाता है, जब एक इवेंट हो जाता है तो उसका दूसरे पे क्या असर पड़ता है, वो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक इवेंट हो जाने पर, एक इवेंट हो जाने पर उसका दूसरे इवेंट पर क्या असर पड़ता है, तो वो आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख दो पहले सब। चलो कल एक चीज मैंने आपको बोला था कि एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, टॉसिंग का कॉइन थ्राइस, या 3 कॉइन को हमने टॉस किया ना, कल आपको बोला भी था, इसके सैंपल बना के आना,
एक्सपेरिमेंट लेट कर ले, तो ऐसी कोई एग्जांपल ले रहा हूं मैं समझने के लिए, ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, किसी कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया, आप ये समझ लो, चाहे इसको लिखो थ्री कॉइन टॉसिंग, 3 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, एक साथ, चाहे आप ये समझ लो, बात एक है। तो सर इनका जो सैंपल स्पेस आएगा, इनका जो सैंपल स्पेस टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस सैंपल स्पेस जो आएगा क्या बनेगा। अच्छा अब देखो टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस का सैंपल स्पेस क्या बनता है जी, एच 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 हेड हेड हेड, फिर आप टेल लिया बस एच एच टी, है ना, या टी लिया, टी को शिफ्ट कर दो इधर, एच टी एच, ठीक है, फिर इस टी को इधर शिफ्ट कर दो, टी एच एच। सर अब क्या करें, इसी के बाद तो हम फंस जाते हैं, इसी के बाद तो हमको नहीं आता, हेड 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 टेल हेड 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 टेल टेल हेड हेड, इसके बाद तो सर हम फंस जाते हैं, इसके बाद ही तो नहीं आता। बहुत ईजी है, जहां पे एच एच दिख रहा है वहां पे टी कर दो, जहां एच दिख रहा है वहां टी कर दो, जहां टी दिख रहा है वहां एच कर दो, बात खत्म। कोई दिक्कत भाई, किसी को कोई परेशानी तो बोलो, किसी को कहीं पे कोई परेशानी तो बोलो। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई, ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। सैंपल स्पेस अगर आप देखोगे टॉसिंग का कॉइन साइज, अगर मैं इसके टोटल आउटकम्स निकालूं, क्या होता है कॉइन का 2 टू दी पावर एन, यानी 2 टू दी पावर 3, यानी कि टोटल 8, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 2 टू द 4 टू द 8, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 8 है ना, 8 एलिमेंट्स है ना इसके आउटकम्स, 8 आउटकम्स हैं। चलिए अब इवेंट ले लेते हैं, 2 इवेंट में ले लेता हूं। अच्छा E1 E2 ना लेके EF लेता हूं ताकि आप उसको रिलेट कर सकें। लेट E बी द इवेंट at least two head appears. Let E be the event at least two head appears. E be the event होगा जिसमें एटलीस्ट 2 हेड आपको दिखने चाहिए। एक इवेंट हमारा ये हो गया, ठीक है, और F हमने इवेंट मान लिया। लेट F be the event जिसमें फर्स्ट कॉइन शोज टेल, फर्स्ट कॉइन शोज टेल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके जरा मुझे सैंपल स्पेस बनाओ। आप सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, इसका ई का क्या होगा, इवेंट है ना, इसका सैंपल स्पेस बनाओ। सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है, इसके आउटकम, ठीक है, इसका आउटकम क्या होगा ई का। अगर ई का मैं आपको आउटकम बोलूं तो ई का आउटकम क्या होगा, जरा बताओ मेरे को, बताओ ई का आउटकम क्या होगा। चलो चलिए बना दिया, सैंपल स्पेस बना दिया सबने। आइए देखते हैं। अब देखो अगर आपने यहाँ सैंपल स्पेस बनाया होगा ई का, तो ई का क्या बना होगा, एटलीस्ट 2 हेड अपियर्स। एटलीस्ट 2 हेड अपियर्स मतलब कम से कम 2 हेड तो आने चाहिए, 2 से 3 गए तो भी चलेगा। यार मेरा बर्थडे है, मेरे यहाँ शादी है, मेरे यहाँ पार्टी है, कम से कम तू और मम्मी तो आ जाना, भाई भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात, पापा भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात, बट कम से कम तुम 2 तो आ ही जाना। इसका तो ये थोड़ा बोला उसने औरों को बना क्या, यानी कि मैं बोलूंगा कम से कम 4 बच्चे क्लास में आने चाहिए, 5 बच्चे क्लास में आने चाहिए, तभी मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा। कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए, भाई 5 से ज्यादा हुआ तो भी तो चलेंगे ना, 6 7 8, बट कम से कम 5 तो होने चाहिए। तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या, 2 या 2 से ज्यादा हमारा सब चलेगा। तो 2 से ज्यादा एक तो हेड 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 होगा, हेड होगा, फिर हेड हेड टेल होगा, फिर हेड टेल हेड होगा, फिर टेल हेड हेड होगा, और है 2 जगह हेड और 2 जगह हेड नहीं। अगर मैं एफ की बात करूं, एफ बी द इवेंट फर्स्ट कॉइन शोज टेल, पहला कॉइन टेल शो करेगा, तो एक ये हो गया, और टेल 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 हेड और टेल हेड टेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं ई की, ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सर ई के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे फेवर में कितने हैं,
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, न तो नंबर ऑफ फेवर आउटकम ई के, यानी इवेंट एटलीस्ट 2 एडेपेट्स हैं, कितने हमारे पास 1 2 3 4, 4 है सर, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक कितने सर 8 है, 4/8 यानी कि 1/। वही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बोलूं तो ये भी 4 एलिमेंट है सर, और टोटल कितने 8, 4/8 यानी कि 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी क्या है 1/2 1/2, ठीक है। ये क्या है जो हम पुराना पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी जो निकालते आ रहे हैं वही चीज है, कुछ अलग चीज इसमें है नहीं, सिंपल है, कोई अलग चीज नहीं है इसमें, यही चीज है, इजी। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत इतने इतने में, क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने में, है ना, बढ़िया है, कर रहे हैं हम, अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बदल देते हैं, क्वेश्चन को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बदल देते हैं। Now suppose we are given that first coin shows tail occurs, यानी कि अब हमें बोला गया कि पहला सिक्का जो टेल शो कर रहा है वो हो चुका है, पहले सिक्के में टेल आ चुका है, ठीक है, यानी कि पहले सिक्के में टेल आ चुका है, यानी कि इसकी बात तो कर रहा है, ठीक है। टेल अकर्स दैट इज आई, मतलब दैट इज होता है, दैट इज एफ अकर्स, है ना, जो हमारा एफ इवेंट था वो क्या है अकर हो चुका है, ठीक है। तो बोल रहा देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस ऑफ ई, ई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी, यानी कि एटलीस्ट 2 हेड इसके होने की क्या प्रोबेबिलिटी वो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको ये समझाऊं तो क्या बोल रहा है, एक सैंपल स्पेस है, 2 इवेंट है ई और एफ है, एफ हो चुका है ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, इसके होने की क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमको निकालनी, देखा जाए तो सिंपल सी बात यही पूछ रहा है ना, ठीक है। एफ हो गया है और ई के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें निकालनी, ठीक है सर। हमें फॉर्मूला पता है ई के होने की, जिस जो चीज हो गई है जिसको निकालना है वो तो ऊपर आता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है जब एफ आपका हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के लिए आपको पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ई और एफ तो मेरे पास है यहाँ पे पहले से ही, ठीक है, ई इवेंट भी है मेरे पास, एफ इवेंट भी है मेरे पास, तो ई और एफ में अगर मैं कॉमन देखूं, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या कॉमन दिख रहा है एक बार देख लेंगे, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, एक तो टी एच एच हो गया सर, 4 टी कहां से आ गए, टी टी एच भी नहीं है और टी एच टी भी नहीं है, तो बस एक ही मेरे को यहाँ पे दिखता है जो कि, अच्छा, जो कि है टी एच एच, टी एच एच आपको दिखता है कोई, ठीक है। तो सर ये क्या है टी एच एच, ओके। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि टोटल नंबर जितने फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल जो हमारे फेवर में कितना है 1 अपॉन टोटल कितने थे, टोटल तो 8 थे, 1/8, ठीक है। और क्या चाहिए, एफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो हमने भी निकाली सर, वो कितनी थी 1/2, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने भी निकाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ वो कितनी है आपकी 1/2। तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं, इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाला सर, वो है 1/8 अपॉन 1/2। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, आपको पता ही 1/8 इंटू 2/1। तो जब मैं इसको कट करूंगा 2 1 2 2 4 8, आंसर कितना है 1/4। तो देखो आप, जब आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी निकाली, जब अलग अलग हमने प्रोबेबिलिटी निकाली ई की, तो तब क्या प्रोबेबिलिटी थी, तब प्रोबेबिलिटी 1/2 थी,
तब ई की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/2 थी, है ना। बट जब हमने इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी, यानी कि एफ हो चुका है, एफ हो गया भैया, अब ई के आने की क्या संभावना है, तो प्रोबेबिलिटी और कम हो गई, कितनी हो गई, 1/4 हो गई। फर्क पड़ा ना। तो यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यही है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में, क्लियर है। कॉपी कर लेंगे इसको एक बार। चलिए चलिए लिख दिया। ओके, अच्छा इसका ना एक शॉर्टकट भी है, मतलब आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को आप बोल सकते हैं सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, कितने एलिमेंट थे इंटरसेक्शन एफ में, सर 1 था। ओके, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ में कितने एलिमेंट थे सर, एफ में 1 2 3 4 थे, तो 4 एलिमेंट थे, 1/4, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये भी इसका एक शॉर्ट वे है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये भी लिख लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, आइए सीधा बात करते हैं कि ई एंड एफ कोई दो इवेंट है और सैंपल स्पेस एस एक्सपेरिमेंट का, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मैं एक बात करता हूं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ओवर एफ इज इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर एफ इज इक्वल्स टू 1। क्या बोल दिया सर, ये तो समझ में नहीं आया कुछ, क्या बात कर दी। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कभी सैंपल स्पेस की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ओवर एफ, और एफ ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर एफ आपका, या वो क्या होगा आपका 1 होगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर एफ बोलो चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ओवर एफ बोलो, हमेशा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखो यार, खुद समझो सैंपल स्पेस, अगर मैं इससे आपको चीज समझाऊं ना, इससे यहाँ चीज समझाऊं, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ओवर एफ का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही तो होगा, एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही होगा। एक बार फॉर्मूले को मैच करके देखो जरा, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, एस तो अपने आप में पूरा हो गया भाई, एस क्या अपने आप में पूरा टोटल हो गया, डाइस 1 2 3 4 5 6 मान लो, डाइस रोल किया। एफ इवेंट मान लो, एफ कोई इवेंट मान लो कि भाई ओनली इवन नंबर, तो 2 4 6, एफ क्या हो गया, इवन नंबर। तो अगर मैं एस इंटरसेक्शन एफ करूंगा, ये आपका एस आ गया ना, ये सैंपल से, तो एस इंटरसेक्शन एफ करूंगा तो एफ आएगा वापस। भाई एस तो अपने आप में पूरा वर्ल्ड है ना, एस तो अपने आप में पूरा इवेंट है, उसमें से आप वही चीज छान रहे हो, वही चीज निकाल रहे हो जो आप पे ऑलरेडी है। यानी कि आप एस इंटरसेक्शन एफ अगर कर रहे हो तो 2 भी आएगा 4 भी आएगा, देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2 भी है इसके पास, ये 4 भी और 6, ये क्योंकि ये 2 4 6 आए कहां से, ये 2 4 6 का ओरिजिन कहां है, निकले कहां से, निकले तो यहीं से ना। तो ये क्या घूम फिर के है, तो ये इसी की ही है, तो देखा जाए आप ये बोल सकते हैं है तो इसी की संतान, निकले तो यहीं से है, ओरिजिन तो इनका यही है, मिलना इनको वापस यही है, तो कैसे भी आप समझो तो एस इंटरसेक्शन एफ वही रहेगा, 2 4 6 ही रहेगा। तो ये आपका क्या आएगा, सही है, वापस 2 4 6 आ गया, यानी कि वापस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एफ ही आ गया, सेम आएगी, कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपका जो क्या होगा, ये आपका हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है, इजी क्लियर। दूसरी देखेंगे, इसमें देखोगे इफ A and B are any two events of sample space S and F is an event such that PF is not equal to, तो ठीक है, PF आपका 0 नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला बताओ कहां से याद रखोगे, कहां से आप इसको कहां से रिलेट करना, इसको रिलेट बताओ कहां से करना, इसको याद कैसे करना, याद करने के लिए बोल रहा हूं। सेट में क्लास 11 हमने पढ़ा होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है,
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। याद आया? नंबर देख लो एक बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। चाहे प्रोबेबिलिटी में ले लो उसको 11th क्लास की, वहां एन की जगह पी था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा सर? वो ये था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को इतने में? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको रिलेट करने के लिए आप ध्यान से अगर देखोगे तो कुछ भी नहीं है, ए यूनियन बी था, बस ओवर एफ आ गया। तो रिलेट कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर एफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी ओवर एफ, और कुछ नहीं। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हो। दिखने के लिए काफी ऐसा लग रहा है, बट इसको अगर हम लिखते हैं तो बहुत ईजी है। लिखते हैं तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखोगे आप, अगर इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे तो इसको रिलेट करने के लिए आप देखो बहुत इजी है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ओवर एफ, तो होता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर एफ सर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एफ। ये होता है। कोई दिक्कत है इसमें? सेम है, ठीक है। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, इसको लिख लेंगे। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी भी देख लो इसकी। आज प्रॉपर्टी पे फिक्स कर ले बात, कल जो है बात करेंगे हम। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है भाई। इसको कहां से रिलेट करोगे पता है? इसको कहां से रिलेट करोगे? देखो जरा, ये ई डैश क्या है? ई नॉट क्या था? याद आया? ई डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई बोलते थे या नॉट ई बोलते थे, ठीक है। नॉट ई, नॉट ई क्या है? एक बार देख लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो। एस मेरे पास कोई सैंपल स्पेस है, वही अगेन 1 2 3 4 5 6। ई मेरे पास इवेंट है, इसके अंदर वही इवेंट नंबर 2 4 6। ई 2 4 6 है, तो सर ई डैश क्या होगा? ई डैश क्या होगा? जो ई नहीं है, नॉट ई, जो ई नहीं है। ई क्या क्या नहीं है? 1 3 5, इनके अंदर ई नहीं है, तो ये आपका ई डैश होगा। यहां से एक चीज याद आई आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 रहता है हमेशा। क्लास 10th से पढ़ते आ रहे, 9 10th में पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश क्या रहता है? 1 रहता है। याद आया? ठीक है। तो यहीं से हमारा क्या है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, ये उधर चले जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, तो वहीं से निकल के आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ओवर एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ। बस वहीं से रिलेट करके आप इसको लिख सकते। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, कॉपी कर ले। ठीक है, तो ये 2 3 4 हमारे पास प्रॉपर्टी थी, इनको आप देख लेंगे प्रोबेबिलिटी की। फिर कल से इस पे क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एक बार आज अच्छे से आप समझ लेना। कोई डाउट्स अगर आपके रह गए हो, कोई डाउट्स आपका रहा हो, आज अच्छे से रिवाइज कर लेना। कुछ भी डाउट अगर आपका उठता है मन में तो आप उसको कल क्लास में पूछ सकते हैं। कमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं, हैंड रेज आप कर सकते हैं। पहले उस डाउट को क्लियर कराया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। और अगर बाद में भी डाउट आता है, आप डाउट तो कभी भी पूछ ले, जो चैप्टर से रिलेटेड डाउट आप कहीं पूछे, आपको हमेशा बताया जाएगा। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।